आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या जेपीएससी, बीपीएससी एवं अदर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए सामान्य अध्ययन का एक प्रमुख जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़िए। आज सिर्फ और सिर्फ जो भारत की राज्य व्यवस्था में जो सिलेबस है उस सिलेबस की ही चर्चा करते हैं। इसके बाद जब सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे तब एक एक टॉपिक उठाकर आगे पढ़ेंगे। भारत के संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या रहा है? चूँकि हम सभी को पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। भारत ब्रिटेन के गुलाम था। इसलिए ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए टाइम टू टाइम एक्ट लाई है, कानून लाई है। उसी कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन भारत के शासन व्यवस्था को संचालित की है। ये जो संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दो भाग में बांटेंगे। फर्स्ट है 1857 की क्रांति के पूर्व। इसलिए हम इस दो भाग बांटे कि 1857 के क्रांति के पूर्व भारत की जो शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन संचालित करती थी। अर्थात ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट भारत की शासन व्यवस्था को संचालित नहीं करती थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से करती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन जो है भारत की शासन व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ली और भारत की शासन व्यवस्था को डायरेक्ट संचालित करने लगी। इसलिए इसमें दो भाग बांटती हैं कि 1857 की क्रांति के पूर्व भारत के संवैधानिक विकास में क्या क्या हुआ और 1857 की क्रांति के बाद भारत के संविधान के विकास के लिए क्या क्या पहल किए गए। 1857 क्रांति के पूर्व जो एक्ट आए उस एक्ट में जो फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिव एक्ट पारित किया। इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है उसकी स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद 1857 के क्रांति के पूर्व ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए 6 प्रमुख एक्ट लाई। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट, सेकेंड पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड चार्टर एक्ट 1793, फोर्थ चार्टर एक्ट 1813, फिफ्थ 1833 का चार्टर एक्ट, फिर लास्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1857 में भारत में सिपाही विद्रोह होती है जिसको प्रथम जन विद्रोह कहा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है एक्ट लाती है और उस एक्ट के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में लेती है। अब खुद जहाँ पहले इनडायरेक्ट रूप में भारत की शासन व्यवस्था को संचालित कर रही थी, अब जो भारत की शासन को डायरेक्ट वो एक्ट के माध्यम से संचालित करेगी। हम देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आए हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858, 1857 की क्रांति के बाद फर्स्ट एक्ट आया भारत शासन अधिनियम 1858। सेकंड भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। थर्ड है तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके बाद नेक्स्ट है भारत इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको बोलते हैं हम लोग, नाम भी एक और है, उसी 1909 को हम लोग मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके बाद जिस प्रकार 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, इसको भारत परिषद अधिनियम 1919 को बोलते हैं मिंटो कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया? एवं भारत परिषद अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। ये हम जब आगे पढ़ेंगे नहीं, इसका डेप्थ में पूरा विस्तृत हम इसका चर्चा करेंगे। और लास्ट इसके बाद दो एक और भारत शासन अधिनियम 1935। आगे के जब हम करेंगे भारत के संविधान निर्माण, तो भारत के संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोविजन जिस एक्ट से लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935। और लास्ट है ये हुआ 1857 के क्रांति के पूर्व जो हमें लिए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 चार्टर एक्ट। लेकिन 1857 क्रांति के बाद जो आया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मोर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1919 जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 और 1946 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये सारे बिंदु पढ़ेंगे भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इन सारे जो एक्ट है प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, या जो कोई टॉपिक है कि विभागीय व्यवस्था या आपको कोई भी भारत का जो प्रथम वायसराय कौन थे, इन सारे चीज़ की डिटेल इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। सेकंड टॉपिक जो है भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद जो सेकंड चैप्टर आ जाएगा संविधान का निर्माण।
ऊपर क्या हुआ कि भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब जब 1946 में जब संविधान, भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, उससे पूर्व क्या वस्तुस्थिति थी। तो यहाँ पर भारत के संविधान के निर्माण के लिए क्या बनाया गया, संविधान सभा। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि संविधान सभा में जो मेंबर थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ ना, सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना, कि संविधान सभा में जो मेंबर थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ, संविधान सभा की संरचना क्या था, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ना भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा तो था ही, साथ साथ बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, है ना, ताकि वो समितियां जो है संविधान के हर पार्ट के निर्माण के लिए अपना सुझाव दे रही थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, इसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, और फिर ठीक है, तो भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित जितने भी बिंदु होंगे सारे बिंदु की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष भी कौन थे, संविधान सभा में कौन कौन सी संविधान के निर्माण के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, उसमें मेंबर्स कितने थे, उनके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके बाद संविधान के निर्माण के लिए कितना समय लगा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम भारत के संविधान के निर्माण के तहत करेंगे। थर्ड टॉपिक है भारत के संविधान की विशेषता, है ना, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता है, हम यहाँ कुछ पॉइंट लिखते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। फर्स्ट तो यह है कि भारत का संविधान क्या लिखित संविधान है, लिखित, ठीक है, भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है ना। फिर हम बोलते हैं कि भारत के जो संविधान है उसमें, भारत के संविधान में जो संघीय गुण है वो भी मौजूद है और एकात्मक गुण भी मौजूद है ना। तो हम लोग देखेंगे संघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का संविधान की पहली विशेषता लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह से संघीय न पूरी तरह एकात्मक, बल्कि दोनों गुण मिलते हैं। तीसरी विशेषता कि काफी विस्तृत संविधान है, विस्तृत संविधान। जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसमें से जो अच्छे अच्छे बिंदु था उस बिंदु को हम भारत के संविधान में समाहित किए, इसलिए बहुत बड़ा संविधान हो गया है। चौथा हम पढ़ेंगे कि कि भारत के संविधान में कुछ संवैधानिक संस्था है, जैसे इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, प्रतियोगिता परीक्षा जो के लिए हमारे देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग है ना, वित्त आयोग है, केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा कैसे हो इसके सुझाव देने के लिए वित्त आयोग है ना, ऑडिट करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सारी चीज संवैधानिक संस्थाएं हैं। इस प्रकार और भी कई विशेषताएं क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है, जिस प्रकार ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम। शॉर्ट में जान लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होता है कि जो आपका जो संवैधानिक प्रमुख अलग होते हैं और जो वास्तविक प्रमुख अलग होते हैं। जैसे ब्रिटेन में जो संवैधानिक प्रमुख हैं जिसको नाम मात्र प्रमुख होते हैं वो ब्रिटेन के राजा रानी है, जबकि जो वास्तविक प्रमुख वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के कंटेंट में जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और जो वास्तविक प्रमुख होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या, आपातकालीन व्यवस्था कहा गया है कि संघात्मक से ही कि भारत में ऐसे सामान्य परिस्थिति में संघीय गुण मौजूद है, लेकिन जो विपरीत परिस्थिति में असामान्य परिस्थिति में आपातकालीन व्यवस्था के तहत भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है, अर्थात जो स्टेट का जो पावर को कम किया जाता है, सीमित कर दिया जाता है और मैक्सिमम जो पावर है केंद्र में निहित हो जाती है, इसलिए इसमें आपातकालीन। जिसमें 3 आर्टिकल पढ़ेंगे, 352, 356 और 360। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि 352 में किस चीज़ का वर्णन किया गया, 356 में किस चीज़ का वर्णन किया गया, 360 में किस चीज़ का वर्णन किया गया। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि ये तीनों 352 है ना के तहत आपका आपातकालीन कितनी बार लागू हुआ है, 356 में कौन सा व्यवस्था है और 360 में भारत में कितने बार लागू हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का संविधान जो है लचीला है, कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह लचीला है और न ही पूरी तरह से कठोर है। कुछ भारत के संविधान में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो साधारण बहुमत से पारित कर देती है। कुछ ऐसे प्रोविजंस है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 2/3 बहुमत से पारित करती है और कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से पारित करती है। उसके बाद जो आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सहमति लेनी आवश्यक होती है। इसलिए भारत के संविधान में लचीला एवं कठोर दोनों का संबंध देखने को मिलता है। ये सारी विशेषताएं जिसका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। चौथा टॉपिक जो पढ़ना है वो प्रस्तावना। प्रस्तावना है कि प्रस्तावना में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है ना। प्रस्तावना में जो मुख्य रूप से जो 3 वर्ड जो जुड़े हुए, राष्ट्र की एकता में अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सब जो कुछ नए वर्ड जो जोड़े गए हैं उसमें प्रस्तावना में चर्चा करेंगे। 5वां जो आता है आपका नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि नागरिकता हमारे यहाँ एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है, हम लोग नागरिकता कहाँ से लिए हैं, नागरिकता में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान है यहाँ पर है।
हमारे यहाँ एकल नागरिकता है ना, भारत में एकल नागरिकता है, तो हम कहाँ से लिए हैं एकल नागरिकता, है ना। और हमारे यहाँ एकल नागरिकता ही क्यों है? नागरिकता से संबंधित बहुत सारे जो प्रावधान है ना। नागरिकता में दो चीज होता है, एक तो प्राप्ति, एक समाप्त, है ना, कि भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और भारत की नागरिकता किन किन हालात में समाप्त हो सकती है। इन सारे बिंदु की चर्चा हम करेंगे नागरिकता में करेंगे। तो जो पढ़ना है वो मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान, जो मूल संविधान थे, उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं ना। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में कहाँ से लिए हैं, इसका वर्णन कितने आर्टिकल में किए हैं, किस भाग में किया गया है ना। और किस किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को पर हम लोग निलंबित कर सकते हैं, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो कभी भी निलंबित नहीं होगा। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम मौलिक अधिकार के तहत करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारत के संविधान किस भाग में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, हम लोग इसको किस देश के संविधान से इसको अडॉप्ट किएंगे, और राज्य के नीति निर्देशक में किन किन बातों का वर्णन किया गया है, उसमें से कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो वर्तमान समय में लागू है और कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो अभी लागू नहीं किया गया है। और दोनों में अंतर पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक में क्या अंतर है। तो मौलिक कर्तव्य है कि मौलिक कर्तव्य जो है को भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्या यह मूल संविधान में था या नहीं था, है ना। किस देश के संविधान से हम मौलिक कर्तव्य को लिए हैं, मौलिक कर्तव्य में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है ना। ये सारे मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ये सारे जो थे भारत के संविधान की जो आधार थे। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे 10 संघ में 3 चीज पढ़ना है, एक कार्यपालिका, सेकंड विधायिका और थर्ड न्यायपालिका। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे संघ का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है, साथ ही साथ यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। संघ में 3 चीज आते हैं, कार्यपालिका है ना, विधायिका है और न्यायपालिका है। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है। कार्यपालिका में देखिए, चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जैसे कि हम बताए थे, और संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। फर्स्ट होते हैं संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र के प्रमुख, और सेकंड होते हैं वास्तविक प्रमुख। भारत में जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति हैं, और जो वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो कार्यपालिका के तहत हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के पद हम लोग कहाँ से लिए हैं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की क्या व्यवस्था है, इनके निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इनकी अधिकार एवं शक्तियाँ क्या हैं ना, राष्ट्रपति किनके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं ना, राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, यदि राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक मर्यादा का हनन करता है तो हम राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, ये सारे राष्ट्रपति में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद हम लोग कहाँ से लिए गए हैं, है ना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, ये उपराष्ट्रपति किनके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। पद प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, हम फिर पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री पद का वर्णन कहाँ किया गया है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, है ना, से संबंधित जितने भी बिंदु है इसमें हम इसमें पढ़ेंगे। के बाद एक आता है आपको महान्यायवादी। महान्यायवादी को भी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका में फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और फोर्थ है अटॉर्नी जनरल। इसके बाद विधायिका में, ये विधायिका में 2 चीज पढ़ेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं या उच्च सदन बोलते हैं ना। सेकंड है कि राज्यसभा को प्रथम सदन बोलते हैं या द्वितीय सदन बोलते हैं। राज्यसभा में स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या है, कितने मेंबर होते हैं, इन मेंबरों का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के क्या कार्य हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है ना, अध्यक्ष को क्या बोला जाता है। इसके बाद इसी प्रकार लोकसभा की, लोकसभा का संरचना क्या है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है ना, लोकसभा का कार्य क्या है,
राज्यसभा और लोकसभा में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं? किस मामले में राज्यसभा पावरफुल है, किस मामले में लोकसभा पावरफुल है? कौन सा ऐसा कार्य है कि दोनों को है? इस लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? यहाँ संसदीय समितियां हैं। संसद की कुछ संसदीय समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। उसी प्रकार जब हम प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बात करें तो यहाँ भी मंत्रिमंडल की कुछ समितियां हैं, है ना। और महान्यायवादी हो, महान्यायवादी का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, उनका कार्य क्या है ना। ये सारी विधायी काम हो गए। न्यायपालिका में एकमात्र है आपका सर्वोच्च न्यायालय, कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारत के किस आर्टिकल में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय क्यों बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या कार्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनका फंक्शनिंग क्या होता है ना। ये सारे हम लोग न्यायपालिका में पढ़ेंगे। ये वह संघ, संघ के समान ही है राज्य। ठीक है, जैसे वहां संघ पढ़े थे, यहाँ पढ़ेंगे राज्य। तो राज्य का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। इसके बाद राज्य में हम तीन चीज का पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसे केंद्र के मामले पढ़े थे कि कार्यपालिका में जो वहाँ का जो जिस प्रकार केंद्र में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है। केंद्र में जो संवैधानिक प्रमुख थे वो राष्ट्रपति थे, यहाँ पर जो राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है। और फिर यहाँ पर वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होते हैं उसका भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल हुए, तो राज्यपाल किस आर्टिकल में है ना। इनका नियुक्ति कौन करता है, शपथ ही किनके समक्ष लेते हैं, इनका कार्य क्या है ना। इसमें मुख्यमंत्री है, ये शपथ किनके समक्ष लेते हैं, है ना। इनकी योग्यता क्या होती है ना, इनका कार्य क्या है। इन सारे बातों को उल्लेख हम इसमें करेंगे। थर्ड टॉपिक आता है आपको महाधिवक्ता। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होती हैं जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होते हैं जो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी शपथ किसके समक्ष लेते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग महाधिवक्ता के अंतर्गत करेंगे। इस बात पढ़ेंगे विधायिका। विधायिका विधानसभा, ठीक है। विधायिका के तहत विधानसभा पढ़ेंगे। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। ठीक है, तो विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा की संरचना क्या होती है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, विधानसभा का कार्य क्या है, उस पर विधान परिषद का स्ट्रक्चर क्या है, विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, विधान कौन कौन से ऐसे पावर है जिसमें विधानसभा पावरफुल है, कुछ ऐसे काम है जो विधान परिषद पावरफुल है, कौन से ऐसे काम है जो दोनों के सिमिलर है ना। इन सारे चीजों का ध्यान रखें। इनकी भी समितियां पढ़ेंगे, विधानसभा की समितियां भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जिस प्रकार संसद हो या विधानसभा उनकी कुछ शब्दावली है या उनकी गतिविधि, कार्यविधि, जैसे कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, अल्पकालिक प्रश्न क्या होते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों का हम लोग संसद की जो एक्टिविटी उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। तो राज्यों के अलावा कुछ संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो उन संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में किया है, इन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है ना। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग संघ राज्य क्षेत्र में करेंगे। भारत के संविधान में कुछ अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भारत में कौन कौन से क्षेत्र है जो अनुसूचित क्षेत्र में है, कौन कौन से क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र में किया है, इन क्षेत्रों का शासन प्रशासन कैसे होता है, इन सभी बातों का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। जिस प्रकार केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार होता है, इसी प्रकार स्थानीय स्वशासन है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, है ना, दो चीज को जोड़ा गया। एक पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत हो गया, नगरीय के लिए हो गया आपको नगर पालिका।
ठीक ना। तो पंचायत को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसका वर्णन किस भाग में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, पंचायत की संरचना क्या है, सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होता है, उनका फंक्शन क्या है, सारी चीज़ें पंचायत में पढ़ेंगे। उसके बाद नगरपालिका में है, वो भी पढ़ेंगे कि नगरपालिका को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, किस भाग में किया गया, इनके सदस्यों का नियुक्ति निर्वाचन कैसे होता है, उनका कार्यकाल क्या होता है ना। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इसके बाद इनका कार्य करेंगे। उसके बाद इधर 13 टॉपिक हुआ। 13 टॉपिक के बाद जो है, भारत में संस्थाएं 3 प्रकार के मुख्य रूप से है। फर्स्ट जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था। सेकेंड जो है वो सांविधिक संस्था, और थर्ड है संवैधानेतर संस्थाएं। ठीक है, तो भारत में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। फर्स्ट है संवैधानिक संस्था, सेकेंड सांविधिक संस्था, और थर्ड है संवैधानेतर संस्था। देखिए, वैसे संस्थाएं जिसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है वो संवैधानिक संस्था कहलाते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख 324 में किया गया है। सेकेंड, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका उल्लेख 315 में किया गया है। थर्ड, वित्त आयोग, जिसका उल्लेख 280 में किया गया है। फोर्थ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख 148 में किया गया है। ठीक है, तो वैसे संस्थाएं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है वो कहलाते हैं संवैधानिक संस्था। इन सारे संस्थाओं का हम लोग एक एक कर अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी अध्ययन करेंगे, वित्त आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। सांविधिक संस्था, देखिए, वैसी संस्था जिनका उल्लेख तो भारत के संविधान में नहीं किया गया, परंतु उन संस्थाओं का निर्माण भारत की संसद जो है कानून बनाकर की है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया है ना, एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग होंगे। सेकंड, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग होंगे। थर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग। ठीक है, तो वह संस्थाएं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में, वो संवैधानिक हो गया। वे संस्थाएं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में तो नहीं है लेकिन संसद उनको कानून बनाकर की है, वो सांविधिक होगा। और तीसरा होती है कि वैसी संस्थाएं जिनका उल्लेख न तो संविधान में कहीं भी किया गया है और न ही संसद कानून बनाकर की है, बल्कि जो कैबिनेट जो है एक प्रस्ताव पारित करके बनाई है, ठीक है, उसको संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे अभी है नीति आयोग। नीति आयोग के पूर्व जो था वो यूएन आयोग था। सेकंड, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 3 प्रकार संस्था होंगे, संवैधानिक संस्था जिनका उल्लेख संविधान में हो, सांविधिक संस्था जिनका संसद कानून बनाकर की हो, और संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख न तो संविधान में हो न ही संसद कानून बनाए, बल्कि कैबिनेट एक प्रस्ताव पारित कर की है, ये संस्थाएं होंगे। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है ना, कैसा संबंध है, तो 3 प्रकार संबंध होता है। एक प्रशासनिक संबंध होता है, ठीक है, तो केंद्र और राज्य के मध्य कैसा प्रशासनिक संबंध है, इसमें 3 बिंदु का वर्णन किया गया है। सेकंड, विधायी संबंध होता है, और थर्ड, वित्तीय संबंध। इसमें कौन कौन से आर्टिकल सारे कर देंगे कि केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का अध्ययन करेंगे। इसके बाद 16 एक टॉपिक है अंतर्राज्यीय जल विवाद।
ठीक है। अंतर्राज्यीय, जैसे एक केंद्र और राज्य मत होता है कि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, आए दिन हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जब मीटिंग बुलाई जाती है तो राज्य नहीं जाते हैं, राज्य द्वारा केंद्र पर जो है वो दोहरेपन का आरोप लगाया जाता है, सौतेलेपन का आरोप लगाया जाता है, तो ये केंद्र और राज्य मत में। लेकिन अंतर कुछ है कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के मध्य भी कई विवाद होते रहते हैं, जैसे झारखंड बिहार के मध्य विवाद है ना। आपको साउथ में जो 3-4 स्टेट हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, इन राज्यों के मध्य भी विवाद जल बंटवारे को लेकर होते रहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है ना, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जो जल विवाद हो, कौन से विवाद है और उस जल विवाद के समाधान के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो एक इसी में एक संस्था है, आपका 2 संस्था है ना, 17 में एक है क्षेत्रीय परिषद, एक अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, और क्षेत्रीय परिषद क्या है, सांविधिक निकाय, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो इन दोनों का काम मुख्य रूप से वही है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं, क्षेत्रीय विवाद होता है, उस विवाद को कैसे समाधान किया जाए। इसका हम पूरा संरचना देखेंगे, इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं, इनका मुख्यालय क्या है, इनका कार्य क्या है, इन सारी चीज़ों का वर्णन हम इसमें करेंगे। इसके बाद 18 जो है संविधान संशोधन। ठीक है, तो 1951 से लेकर आज 2022 तक भारत के संविधान का संशोधन कितने बार किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में क्या चीज जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में क्या चीज को हटाया गया, इन सारे चीजों का अध्ययन हम लोग संविधान संशोधन में पढ़ेंगे। बाद ये पढ़ेंगे संविधान संशोधन के प्रोविजन हम लोग कहाँ से लिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, आपातकालीन प्रावधान। कहा गया है कि भारत का जो संविधान है एक ऐसा संविधान है जो न तो पूरी तरह से संघात्मक है और नहीं एकात्मक है। सामान्य परिस्थिति में भारत के संविधान में संघात्मक गुण पाए जाते हैं, अर्थात केंद्र का अपनी अधिकारों में शक्ति है, उसकी अपनी कार्य क्षेत्र है, और राज्य की अपनी अधिकार में शक्ति है, अपना कार्य क्षेत्र है, दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं। लेकिन विशेष असामान्य स्थिति में भारत का जो संविधान है वो संघात्मक से एकात्मक की ओर अग्रसर हो जाती है, झुका हो जाता है, और वही असामान्य स्थिति में भारत की शासन व्यवस्था का संचालन राज्यों से केंद्र अपने हाथ में लेती है, और जिस व्यवस्था के तहत शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेती है वो आपातकालीन व्यवस्था है, आपातकालीन व्यवस्था के तहत ही लेती है। 3 प्रकार का आपातकालीन है, आर्टिकल 352, 356 और 360। आप सभी फ्रेंड्स कमेंट में ये बताएं कि आर्टिकल 352 में क्या प्रोविजन है, सेकंड आर्टिकल 356 में क्या प्रोविजन है, और आर्टिकल 360 में क्या प्रोविजन है। फर्स्ट प्रश्न है आर्टिकल 352, 356 और 360 में क्या प्रोविजन है। फर्स्ट प्रश्न, प्रावधान, क्या प्रावधान है। और सेकंड है कि भारत में आर्टिकल 352 का प्रयोग कितने बार किए गए हैं, 352 का प्रयोग। और थर्ड है 360 का प्रयोग। तो भारत में आर्टिकल 352 का प्रयोग कितने बार किए गए हैं, भारत में आर्टिकल 360 का प्रयोग कितने बार किए गए हैं, और इन तीनों प्रोविजन 352, 356 और 360 में क्या प्रोविजन किया गया है। इसके बाद छोटा मोटा और टॉपिक हुआ जिसमें हम बोलते हैं कि संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है ना, कौन कौन से विषय का उल्लेख किया गया, ये सभी कभी कभी टॉपिक आते हैं। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो भारत का जो संविधान है उसके एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको भी हम 2 भाग में बांटे थे, और एक भाग को एक दिन में और नेक्स्ट भाग को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग भारत के संविधान का हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी में हो या बीपीएससी में हो या जेपीएससी में हो या अदर जो जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे गए हर सेगमेंट से हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम लोग क्वेश्चन